हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी यू सोल इन्फो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हिस्ट्री डीएससी क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 1 मैंने करवा दिया है आपको, पार्ट 2 भी करवा दिया है। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आई हूँ, उसमें थर्ड क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊँगी। अगर आप चैनल पर नए आएँ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो ये सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपके फ़ोन पे इसका नोटिफिकेशन आ जाए। डेली हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स पे ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहते कि वो एक साथ ही सारे क्वेश्चन देखें और वो समझ ना पाएँ कि हम कैसे इनको करें। इसलिए हम डेली आपके लिए एक एक क्वेश्चन लाते हैं। डेली के आप एक क्वेश्चन करोगे तो इससे आपको भी पढ़ने में आसानी रहेगी और हमें भी समझाने में ईजी रहेगा। वीडियो भी शॉर्ट बनाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें, क्योंकि पूरी वीडियो में हम इम्पोर्टेंट ही बताते हैं आपको। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपके इम्पोर्टेंट लाइन छूट जाती है, मिस हो जाती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो कि एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं हिस्ट्री के। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन लिखने से पहले मैंने बोला था कि क्वेश्चन को समझ लेना कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले तो उत्तर वैदिक काल, क्वेश्चन बताने से पहले जब हमारे सामने मेंशन है उत्तर वैदिक काल, तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि उत्तर वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक है क्या, मतलब इसमें इसका काल कब से कब तक माना जाता है और इसका टाइम पीरियड ये सब हमें पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम ये थोड़ा सा मेंशन, अगर उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं ना उसका, तो उससे एग्जामिनर पे हमारा अच्छा इंप्रेशन जमता है कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, कि इस चीज़ के बारे में भी उसको नॉलेज है। ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन में पूछा उसके अलावा भी अगर हम थोड़ी लाइन अपने हिसाब से भी अगर उसमें डाल देना तो अच्छा लगता है, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, उसको और भी नॉलेज है। ज़्यादा नहीं लिखना, एक लाइन आधी लाइन का कुछ डाल दो। तो जैसे कि इसमें उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति पूछी गई है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल होता क्या है। स्टूडेंट्स, जो उत्तर वैदिक काल है 600 ईसा पूर्व तक के जो काल होता है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। नोट कर लेना, नोटबुक में लिख लेना, कहीं आपको ना मिले। इम्पोर्टेंट है, पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है ये, तो लिख लो। ये 600 ईसा पूर्व तक के जो काल होता है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में जो तीनों वेद थे, हमारे जो वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थात वेद, इन सब की रचना हुई थी। इसके अलावा जो ब्राह्मण और उपनिषद थे, इन सब के भी इस वैदिक जो उत्तर वैदिक काल है इसमें रचना की गई थी। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, अब उत्तर वैदिक काल का तो हमें मतलब समझ में आ गया कि क्या था क्या नहीं था। अब इसमें पूछा गया है कि जो इसकी राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ थी उसकी विवेचना कीजिए। यानी कि जो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति थी हमें उसके बारे में बताना है, उत्तर वैदिक काल की कैसी थी ये। राजनीतिक में यही कि कैसा राजनीतिक थी, कौन राज करता था, किसी राजा का ही राज था या फिर कोई क्या था उसके बारे में बताना। आर्थिक स्थिति में मतलब कि क्या व्यापार वगैरह क्या था और क्या खान पान था उनका, कैसे करते थे, तो ये सब हमें आर्थिक में बताना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। आइए अब हम इसका आंसर देख आंसर इसका, उत्तर वैदिक काल के जो आर्थिक है जीवन, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में हमें बताना है। इसमें सबसे पहले तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो 2 लाइन का थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है, हिंट दे रखा है, थोड़ा बताया है। हमें ये लिखना नहीं है, मतलब लिखना है एग्ज़ाम में, बट इतना सा नहीं। एग्ज़ाम में तो आपको कम से कम 2, 3, 4 पेज तक होना चाहिए आपका आंसर। थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है, शॉर्ट में बताया गया है कि आर्थिक जो व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में वो कैसी थी। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। उत्तर वैदिक काल जो लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था, जो उनका रोजगार था, जो वो काम करते थे इस काल में, वो क्या था? कृषि था। इस समय की जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी? जो फसलें थी, मतलब कृषि करते थे, फसलें उगाते थे, तो वो कौन सी उगाते थे? गेहूँ, चावल व जौ थी। ठीक है। पशुपालन, इसके अतिरिक्त पशुपालन की परंपरा अधिक हो गई थी। पशुपालन यानी कि पशु को जो पालते थे उसकी जो परंपरा थी वो अधिक हो गई थी। हमें ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनमें चारागाहों का विशेष ध्यान रखा जाता था ताकि जानवर को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो।
चारागाहों का विशेष ध्यान रखा जाता था इसमें उत्तर वैदिक काल में, ताकि जो जानवर हैं उनको कोई भी कठिनाई ना हो। तो आइए हम इसके, ये तो हमारा शॉर्ट कि मतलब उत्तर वैदिक काल की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो थी उसके बारे में एक शॉर्ट में बताया गया है हमें आधी लाइन में कि ये था। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि डिटेल में क्या है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही कह रहा है, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था जो थी हमारी ये कह रही है कि जो उत्तर वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि जो सिर्फ जो ही नहीं, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में बहुधा हुई है, गेहूं, अनेक प्रकार की दालें और सबसे बढ़कर चावल भी उपजाते थे। ठीक है, मतलब चावल भी और दाल भी इसमें उगाए जाते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में कम से कम 6 प्रकार के चावलों का उल्लेख, ऐत्रेय जो ब्राह्मण जो है उसमें 6 प्रकार के चावलों का उल्लेख हुआ है। अतरंजी खेड़ा में चित्रित घूसर मृदमांड की अवस्था में जौ के अतिरिक्त चावल और गेहूं भी पाए गए थे। मतलब जो ये अतिरिक्त जो ब्राह्मण जो अंतरंजी जो खेड़ा है, इसके जो घूसर मृदमांड की अवस्था है उसमें अतिरिक्त चावल भी पाए गए थे। जो था, जौ की जो फसल थी उसके अलावा जो थे चावल भी पाए गए थे। मसा, तिल, बाजरा इत्यादि भी उत्तर वैदिक ग्रंथ में स्थान पाते हैं। गंगा की ऊपरी घाटी में गंगा का जो ऊपरी घाटी है उसमें चावल का संकेत मिलता है। पुराने ज़माने में बोलते हैं वर्षा और जल जमाव दोनों भारी मात्रा में होते थे। यहाँ एक रोचक तथ्य है कि वैदिक जो अनुष्ठान में गेहूं का प्रमुख स्थान नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जो था ना, मतलब हमारे जो इधर है वहाँ के जो इंडिया वगैरह में गेहूं का जो स्थान है वो मेन है, गेहूं जो है वो मेन है। बट उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया है कि जो गेहूं है उसका महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, जौ वगैरह चावल का स्थान है, बट जो गेहूं है उसका इतना नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है गेहूं। बच्चों, मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने पढ़ा है इनको। तो आप जो अंडरलाइंस कर रखा है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। आप जब आंसर लिखते हो तो पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स में आप जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है उसको फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट में लिखना। बाकी का जो पैराग्राफ बचता है वो आप उसको एंड में लिख देना, ठीक है, क्योंकि जो अंडरलाइन मैं करती हूँ वो इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट लाइन होती है। जो अगर हम इम्पोर्टेंट लाइन ऊपर लिखेंगे तो उससे एग्जामिनर पे हमारा अच्छा इंप्रेशन जमता है। तो जो अंडरलाइन कर रखा है उसको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे लिखना। उसके बाद जो बचते हैं पॉइंट वो बाद में आप नीचे लिखते जाना, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त मलेच्छु जो के भोजन के रूप में इसकी निंदा की गई थी। पंचविश ब्राह्मण में जौ और चावल का उल्लेख जीव स्रोत के रूप में किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि जो चावल उपयोग यजमान फलकर्ता को अमर बना देता है। मतलब जो चावल है वो अमर बना देता है किसको, फलकर्ता या जो उसको उपयोग कर रहे हैं उसको। चावल को ना अक्षत भी कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है अंशवर। आपने सुना होगा अक्षत, नाम तो सुना ही होगा। इसका मतलब होता है चावल, ठीक है। विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती निर्वाह मात्र की अर्थव्यवस्था से कुछ अधिक ही संकेत देती है। कृषकों ने अपने भरण पोषण की आवश्यकता से कुछ अधिक उपजाना शुरू किया। अब वह पुरोहित और राजकुमारियों जैसे गैर उत्पादक वर्ग का ही नहीं, कुछ अन्य वैसे पेशेवर समूह का भी भरण पोषण करने लगे थे। R.S. शर्मा, नाम याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स, नाम याद रखना, नाम इम्पोर्टेंट है। मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, आप देख सकते हो, नाम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है, कोशिश करना है कि सेकंड पॉइंट में आप इसका लिखो। फर्स्ट पॉइंट में तो आप पॉइंट की जो लाइन होती है 2 से 3 या 4 लाइन का वो एक पॉइंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा लंबा अगर आप पॉइंट लिखोगे तो वो पैराग्राफ ही बन जाता है। इसलिए 3 से 4 पॉइंट जो लाइन का एक पॉइंट होना चाहिए। उसमें आप जो मैंने पहले जो दिखाया ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें से आप पहला पॉइंट लिख दोगे। सेकंड पॉइंट में आप RS वाला जो पॉइंट है ये लिखना। ये RS वाला पॉइंट क्या कहता है, ये जो RS शर्मा है वो कहते हैं कि जो कृषि का चलन कई गुना
कृषि का जो चलन है, मतलब कृषि जो व्यवसाय है उसका कई गुना बढ़ गया था। वो यह भी प्रारंभिक अवस्था में ही थी। जुताई लकड़ी के बने फालों से की जाती थी, जिनके सिरे संभवतः लोहे के बने होते थे। यह गंगा के ऊपरी मैदानों की हल्की मिट्टी के अनुकूल था। इस प्रकार शर्मा के अनुसार उत्तर वैदिक समाज छोटे पैमाने पर गैर आर्थिक समाज था। मतलब जो आर एस शर्मा थे उन्होंने क्या कहा, जो उत्तर वैदिक जो समाज है वो छोटे पैमाने पर गैर आर्थिक समाज था, पूर्णतः वर्ग समाज नहीं था। पूर्णतः मतलब अच्छी तरीके से जो वर्ग समाज है वो नहीं था। उनका कहना था कि लकड़ी के जो बने हल होते थे वो जो आधारित कृषि और यज्ञों के पशुओं के अंधाधुंध बलि के कारण कृषि के प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन की सीमित उपलब्ध अन्य वर्ग विरोध को तीखा नहीं बना सकती थी, उन्होंने कहा था। उत्तर वैदिक पेशवर समूह के अभ्युदय का भी साक्ष्य बना। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कलाओं और शिल्पों उत्तर वैदिक जो काल था उसमें ग्रंथ थे जो उसमें कलाओं और शिल्पों का भी जिक्र मिलता है। पुरातात्विक प्राप्तियां भी इस मान्यता का समर्थन करती है। ईसा पूर्व लगभग 1000 वर्ष में, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेना, इसका नोट कर लेना। 1000 वर्ष में ऐसे धातु कर्मों और प्रगालकों की चर्चा पाते हैं जिन्हें निश्चितः लोहे के कुछ न कुछ करना होता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में तांबे के भंडार जो थे वो पाए गए थे, और ये जो भंडार गैरिक मृदमांड के दौर के हैं। मृदमांड क्या होता है? अब जो मिट्टी के जो बने बर्तन होते थे उसको हम मृदमांड कहते हैं। जो मिट्टी की जो चीज़ें होती थी, बर्तन होते थे, उसको हम मृदमांड कहते हैं। ठीक है। जो भी तांबा उन धातु का एक ऐसा था जिसके ऊपर तांबा जो था वो वैदिक जो लोग थे वो उसका उपयोग करते थे तांबे का। चर्म कर्म, निर्माण कष्टक्रम और सबसे बढ़कर बुनाई के काम काफ़ी तेज़ी से बढ़े। जो बुनाई वगैरह के जो काम थे, जो चर्म यानी कि जो अनुष्ठान वगैरह थे, इनका जो काम था वो तेज़ी से बढ़ा। वैदिक लोग 4 प्रकार के मृदमान, लाल और काले मृदमान, काले पॉलिशदार मृदमान, काले मृदमान, चित्रित घूसर मृदमान और लाल मृदमान से परिचित थे। मृदमान का मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते थे ये सब। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है हमारा मार्टिमेर व्हीलर। इसका क्या विश्वास था कि जो इन्होंने कहा, इनका विश्वास था कि जो चित्रित घूसर मृदमान पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का साक्ष्य बना। ये जो हमारा जो चित्रित घूसर मृदमान था वो पूर्ण विकसित, पूरा जो विकसित हो गया नगर, उसके जीवन का जो साक्ष्य बना। ये ग्रंथ ईसा के 600 वर्ष से अधिक पहले के नहीं थे। ब्राह्मण और नग्न पदों का प्रयोग हुआ। उसके बाद हम, ये तो हो गया हमारा आंसर जो हमारी उत्तर वैदिक की अर्थव्यवस्था के बारे में हो गया कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या बताया गया आपको, कि जो मृदमांड वगैरह थे इनके बारे में बताया गया, क्या काम था वहाँ का, रोज़गार, कृषि वगैरह था, कौन कौन सी फसलें जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, कौन सी नहीं थी, आर.एस. शर्मा का क्या मत था, उसके बाद मार्टिमेर व्हीलर का क्या विश्वास था, ये सब हमें इसमें बताया गया। अब उसके बाद आती है इसकी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक स्थिति के बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी जो राजनीतिक यानी कि जो राज व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल की, वो कैसी थी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो उत्तर वैदिक राज व्यवस्था, यानी कि राज व्यवस्था का ही मतलब होता है राज करने की जो व्यवस्था होती है, राज करना। ठीक है। तो ये होती है इसकी राजनीतिक परिस्थिति, यानी क्या थी उत्तर वैदिक काल में। तो आइए हम देखते हैं। राजनीतिक क्षितिज पे हम इस अवधि के कुछ अति महत्वपूर्ण रूपांतर पाए जाते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण रूपांतर पाए जाते हैं, लोकप्रिय जनजातीय सभाओं के अपनी महत्वता खो देती, उनकी कीमत पर राजतंत्रीय शक्ति में वृद्धि हुई। जो लोकप्रिय जो जनजाति थी उनकी जो कीमत थी उसमें राजतंत्रीय शक्ति भी हुई। विधत जो वितर्षणीय जनजाति संगठन के रूप में काम करता था इस अवधि में विलुप्त हो गया था। ऋग्वेद के पशुचारी, अर्थ, यायावारी और जनजातीय समाज एक खेतिहरी, हालांकि छोटे पैमाने और क्षेत्रीय समाज में रूपांतरित हो गया था। ये जो अंडरलाइन कर रखा है इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट में लिखना, उसके बाद पूरा पैसेज जैसे कि मैंने अर्थव्यवस्था में बताया था।
दोनों इंपॉर्टेंट है, ये जो अंडरलाइन कर रखा है वो तो है ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, वो जो मेन इसमें से जो लाइनें मिलती है वो हमें पहले लिख देनी चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट जो इसमें बताया गया है वो आपको पहले एग्जामिनर देख ले कि हाँ भाई पढ़ा है बच्चे ने, इसमें से पहले हम लोगों ने लाइन लिख रखी है। राजा अभी भी जनजाति पर शासन करते थे, मतलब राज कौन करता था, अभी भी राजा ही करते थे, इसमें बता दिया गया है, ठीक है। राजा अभी भी जनजातियों पर शासन करते थे, लेकिन उनका प्रभुत्व क्षेत्र सीमित हो गया था, क्षेत्र सीमित हो गया था, अपने क्षेत्र में ही कर सकते थे। उनके क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों का वास होने लगा। आरंभ में पनकला का जन समुदाय का नाम था और बाद में यह क्षेत्र के नाम हो गया। सरदार अथवा राजा का पूर्व चुनने का प्रचलन अब कमज़ोर पड़ गया था। ऋग्वेद काल का बलि नाम से विदित स्वैच्छिक उपहार जो जनजातीय सरदार विश्व में पाया गया करता था, अब आदेशात्मक कर बन गया था। इस प्रकार इस अवधि में कर वसूली की शुरुआत हो गई थी। कर वसूली क्या होती है, मतलब जो पैसे लेते हैं, जो कर लेते हैं, जो कृषि वगैरह पे जो कर लगते थे, वो उनकी जो स्टार्टिंग हो गई थी इस काल में। किसानों को कुलीन वर्ग पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और जो उन्हें कुलीन वर्ग के समक्ष रखते थे और ऐसा कर उन्हें विद्रोही बनाते थे, उच्चतर और निम्नतर वर्ग के बीच गड़बड़ी पैदा कर देते। ऐत्रेय जो ब्राह्मण कहता था, जो पीछे भी आया था ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में, कि उन्होंने कम से कम 6 चावलों को लेके, अब इसमें भी आया राजनीतिक में कि उनको कहना था कि जो विषय किसान घास है और कुलीन वर्ग हिरण है। घास हमेशा हिरणों को खाने के लिए होती है। शतपथ ब्राह्मण का सुझाव है कि कृषक वर्ग को एक ओर से ब्राह्मण और दूसरी ओर से क्षत्रियों द्वारा घेर लिया जाना चाहिए। ये किसने कहा है, ऐत्रेय ब्राह्मण ने। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जो आंसर में जो लाइन है, ये राज व्यवस्था जो राजनीतिक परिस्थिति में वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाइन ये रही। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये लाइन है हमारी ऐत्रेय ब्राह्मण वाली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें जो भी जितने भी नाम आते हैं ना, नाम के आगे जो बोला जाता है, ये क्वेश्चन जो लाइन होती है ना इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें आता है भगदूध, एक शब्द आता है जो कि इसका अर्थ होता है करों के संग्रहण के लिए नहीं बल्कि वितरक के लिए लगाया जाता है। जो कर होते हैं वो संग्रहण के लिए नहीं लगाया जाता बल्कि वितरक के लिए लगाया जाता है, इसमें ये कहा गया। सोना और चांदी जैसे मूल्यवान धातु के उपयोग के बावजूद उत्तर वैदिक काल में एक मुद्राहीन समाज था। सोना और चांदी जैसे मूल्यवान धातु के उपयोग होने के बावजूद, मतलब सोना चांदी का प्रयोग करते थे, उसके बावजूद भी मुद्राहीन समाज था। मतलब जो मुद्राहीन होता है, पैसे नहीं लेते तो उसमें पैसे का प्रयोग नहीं होता था, पैसे चलते ही नहीं थे वो। कृषि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कृषि के अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता सीमित थी, क्योंकि इस अवधि में कृषि कार्य से निर्भर फल पर आधारित था। इससे स्पष्ट होता है कि एक मुद्राहीन कृषक कैसा समाज था उत्तर वैदिक काल, मुद्राहीन कृषक समाज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये तो था आपका आज का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को अब मैंने बता दिया आपको डिटेल्स में। अंडरलाइन जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इम्पोर्टेंट है, उसको टॉप पर लिखना ताकि जो एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन जमे, लगे भाई हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ रखा है, पूरे पैराग्राफ में से उसने ये लाइन निकाली है, ये ऊपर उन्हें लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, हो गया हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हिस्ट्री के। और अच्छे से पढ़ना, एग्ज़ाम अच्छे से देना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। अभी तो हम आपके वीडियो लेकर आएंगे, अभी हमारे और भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री यूनिट में से निकाले हैं हमने सारे इम्पोर्टेंट। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।